Hello everyone, welcome to our YouTube channel PLPS Tutors. Once again, today we will learn chapter 5th, the major domains of the earth. So let's start our chapter 5th, the major landforms. Major domains of the earth. मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब आप समझ में आ रहा है बेटा आपको मेजर डोमेन्स मतलब अर्थ की जो मेजर यानी जो बहुत इम्पोर्टेंट या जो बिगेस्ट इम्पोर्टेंट या बिगेस्ट जो उसके फैक्ट हैं या कह सकते हैं डोमेन मतलब उसके तत्व कह सकते हो आप, एलिमेंट भी कह सकते हो आप, है ना, कि जो उसके पार्ट्स हैं उनकी बात की जाएगी। अर्थ के जो मेजर बड़े बड़े पार्ट हैं हम उनकी बात करेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ के 4 मेजर पार्ट हैं। अगर देखा जाए तो अर्थ के 4 मेजर पार्ट हैं। कौन कौन से? देखिए 4 मेजर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। कौन कौन से? फर्स्ट लिथोस्फीयर, सेकेंड हाइड्रोस्फीयर, थर्ड एटमॉस्फेयर, फोर्थ बायोस्फीयर। बेटा मैंने आपको अगर देखा जाए तो मैंने ये सारे पार्ट्स आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ओरली भी देखा जाए या प्रीवियस क्लास की मैं बात करूँ तब भी मैंने आपको कई बार मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में, मेजर डोमेन्स के बारे में मैंने कई बार आपको इस बारे में हमने बात की कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अगर इसकी बात करेंगे तो ये स्थल मंडल, हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल, ये जल मंडल, वायुमंडल, ठीक है, अब ये जल मंडल। आप नोट कर सकते हैं बेटा, नोट्स आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है। ये आपके बहुत ही एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 मेजर पार्ट्स होते हैं आपके अर्थ के। एक होता है, अब अगर मैं स्थल मंडल की बात करूं तो जैसे इस पे हम बात कर लेते हैं माउंटेन, लैंड, प्लेन्स, है ना। स्थल की बात करते हैं सी, ओशियन, लेक, है ना, पॉन्ड, है ना। एटमॉस्फेयर की बात जान ही रहे हो, एयर। ये क्या होता है? नैरो जोन होता है, अनैरो जोन होता है। narrow zone were meet at the all meet the landforms मतलब लैंड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो आप कह सकते हैं कि जो मेजर डोमेन्स हो गए वो आपके 4 हो गए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें तो हिंदी में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल। अगर हम लिथोस्फीयर की बात करेंगे, लिथोस्फीयर में क्या क्या पार्ट आते हैं तो माउंटेन, लैंड, प्लेन, है ना, प्लेटूज, ये सारे आते हैं। आइलैंड भी आ जाता है ना, पेनिनसुला। यानी अभी मैं आगे बताता हूँ इसमें क्या क्या पैसे इसको जानने के लिए लिथोस्फीयर है ना। हाइड्रोस्फीयर जो जल वाला पार्ट होता है, चाहे सी हो, ओशियन हो, लेक हो, पॉन्ड हो, है ना, कुछ भी हो जहाँ पानी रहता हो,
एटमॉस्फेयर वायुमंडल आप जान ही रहे हो, तो बताने नहीं है। अब एयर की बात करें तो मैंने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी जितनी भी गैसें हैं, जितनी भी गैसियस पार्ट हैं, सब आपके वायुमंडल में आ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम देखें वाटर वेपर की बात करें तो भी जलवाष्प है, वो भी आ जाता है, धूल, दस्ट, है ना, ये सब कुछ आपके वायुमंडल में आता है। जब की बात करें तो जेनेरोजोन है ना। अब ये नैरो जोन होता है जहाँ पर आपके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों आपस में मिक्सअप होते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तो एक नया स्फीयर बनता है, एक नया मंडल बनता है, जिसको कहते हैं बायोस्फीयर या जलमंडल, है ना। बात समझ आ रही है? तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, वन वन करके इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, अगर हम हाइड्रोजन की बात की तो ये सॉलिड है, आप जान ही रहे हैं, सॉलिड पार्ट आपका ये लिक्विड पार्ट है, आपका, है ना। अब ये क्या है, जो एटमॉस्फेयर होता है, ये क्या होता है, थिन लेयर होता है, और एयर, और मैंने आपसे पहले कहा था जलमंडल में वेयर कहाँ भी मेड द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथो मतलब लैंड, हाइड्रो मतलब वाटर, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर, जहाँ पे तीनों आपस में मिलते हैं वो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। ठीक है, हम पढ़ेंगे बेटा लिथोस्फीयर के बारे में। स्थल मंडल, है ना। अभी क्या होता है, ये सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट ऑफ द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ की बात कर ली मैंने, ये क्या होता है, सॉलिड, है ना। अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो किससे बना हुआ है बेटा, उसके 3 पार्ट हैं आपके, एक होता है क्रस्ट, फिर मेंटल, है ना, एक कोर। अब क्रस्ट का मतलब होता है सियाल, है ना, सीमा, फिर मैग्नीशियम, नीचे, तो सिलिका, एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, वही होता है निकिल, निकिल और फेरस, निफेर, इसको कहते हैं सियाल, इसको कहते हैं सीमा, इसको कहते हैं निफेर। अब देखिए इसमें सिलिका, सिलिका इसमें भी, सिलिका इसमें निकेल प्लस इसमें जो है एल्युमिनियम, इसमें जो है सिलिका में जो होगा मैग्नीशियम, इसमें जो है फेरस, इसको हम आयरन कहते हैं। ठीक है, ये आपको बात पता चल गई कि सियाल यानी सिलिका एल्युमिनियम, सीमा यानी सिलिका मैग्नीशियम, कोर यानी निकिल और फेरस, है ना। ये इनर पार्ट होता है। सेम अगर देखा जाए तो मैं आपका, अगर मैं डायरेक्टर बनाऊँ ऐसे, तो मेरे को ये वाला पार्ट हो गया आपका सियाल, ये हो गया सीमा, इधर जो अंदर वाला पार्ट है ये आपका निफेर, पर्सनली सियाल, सीमा और निफेर। तो अगर देखा जाए तो ये जो है लिक्विड में है, वेरी हॉट है, जब वेरी हॉट है बेटा तभी ये पिघला हुआ है, और ये क्या है, सॉलिड है,
है ना, ये क्रस्ट ऊपर ही परपटी है। तो जो हम लोग देखते हैं ऊपर अपने धरती पर जो मिट्टी की खुदाई करते हैं, यही पार्ट है, क्रस्ट है। फिर मेंटल आता है, फिर कोर आता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है, एक ओशियनिक पार्ट होता है। कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक देखा जाए तो कॉन्टिनेंटल का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे अगर मैं बात करूँ तो पूरे अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन से हैं 7 कॉन्टिनेंट आपको पता है? एशिया, अफ्रीका, है ना, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, उसके बाद इसमें क्या होता है? अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए? एशिया है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर हम जो है क्या नाम है इसकी बात करें, ओशियन की अगर हम बात करें तो पैसिफिक, है ना, फिर अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, उसके बाद साउदर्न और आर्कटिक। यानी ये बात आप समझ में आ गई ना, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक, ये आपके पार्ट हो गए। तो इसके पार्ट वाले में ओशियनिक वाला जो आपका लिथोस्फीयर होगा उसको कहते हैं ओशियनिक, है ना, ओशियनिक यानी महासागरीय, और ये महाद्वीपीय कहलाएगा, क्योंकि 7 महाद्वीप पर टोटल। अब आपको मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ओशियन की बात करें, तभी आपने बताया कि वहाँ पर तो पानी होता है। तो बेटा पानी होता है, मैंने कब मना किया, लेकिन एक बात बताइए कि अगर कोई भी किसी भी पात्र में कोई भी ऐसा वस्तु लेकर आते हैं जिसमें हमें वाटर रखना है, समझिए कोई बर्तन लाते हैं, यूटेंसिल लाते हैं, यानी कोई कटोरा लाते हैं बाउल टाइप में, उसमें पानी भरते हैं, तो क्या नीचे वाला तली उसका जो होता है वो तो होगा, अगर वो नहीं रहेगा तो पानी रुकेगा, वैसे तो सीधे बह जाएगा। तो सेम जो आपका लिथोस्फीयर है, वो जो क्या नाम है आपका कॉन्टिनेंटल जो लिथोस्फीयर है, वहाँ पर इसकी मोटाई काफ़ी है, बहुत मोटा है, ठीक है। और जहाँ पर ओशियनिक प्लेट पाई जाती है, जहाँ पर ओशियन है, वहाँ पर इसकी गहराई यानी इसकी मोटाई अगर देखा जाए कम होगी और समुद्र की गहराई ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर पतला होगा। अब ये मान के चलिए कि अगर आप ओशियनिक की बात करें, तो ओशियनिक जो प्लेट होगी उसकी जो मोटाई होगी वो कम से कम बहुत ज़्यादा मोटी होगी, तो 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर की मोटाई होगी। लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल की बात करें तो आप माउंट एवरेस्ट की बात करें, हिमालय देख लीजिए, 8 किलोमीटर तो ऑलरेडी उसकी ऊंचाई है, 8,848 मीटर यानी करीब 9,000 मीटर की उसकी ऊंचाई है, और 9,900 मीटर ऊंचाई का मतलब हो गया 9 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो अलग से मोटाई है उसकी, तो करीब करीब मान चलिए वो लगभग कुछ नहीं तो अगर ओशियनिक अगर हम बात करें लगभग वो 30-35 किलोमीटर की मोटी होती है। अगर हम कॉन्टिनेंटल की बात करें तो लगभग 30 से 35 किलोमीटर की मोटाई होगी क्रस्ट की। लेकिन अगर हम ओशियनिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर बहुत मोटाई होगी उसकी तो बहुत ज़्यादा 5 किलोमीटर। और यही रीज़न है कि जो आपके वल्केनोज आते हैं, वल्केनोज बोलते हो ना, ज्वालामुखी, वो समुद्र रीजन में क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो कोर है यानी जो नीचे है लिक्विड फॉर्म में है, और सबसे ज़्यादा ऊपरी क्रस्ट जब ये पतली होगी तो उसके बाद ये आएगा मेंटल बाद कोर आता है। तो क्योंकि कोर तो ऑलरेडी लिक्विड में है, यानी कोर लिक्विड में है, यहाँ पे गैस भी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी वो लावा धधकता हुआ एकदम पिघला हुआ है, ठीक है। तो अगर क्रस्ट पतली हो गई तो मेंटल की बात आ जाएगी। अब मेंटल अगर पतली हुई तो क्योंकि जब मेंटल का ज़्यादा पार्ट तो है नहीं, तो क्या करता है कि कोर है ये अपनी कि कोर जो होता है वो मेंटल पर प्रेशर डालता है, वो बार बार प्रेशर डालेगा,
तो जब बार बार प्रेशर डालेगा तो मेंटल धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक हो जाती हैं। और ऑलरेडी क्रस्ट जो है वो ऑलरेडी आपकी क्योंकि सॉलिड यही है और ये ऑलरेडी खत्म हो चुकी है या फिर बहुत पतली लेयर है। तो आप खुद बताइए, जो पार्ट मोटा होता है उसको ब्रेक करना आसान है या जो पार्ट पतला है उसको ब्रेक करना आसान है? तो जहाँ पर इसकी पतली होती है लेयर, जहाँ पर इसका पार्ट्स पतले होते हैं, वहाँ पर ब्रेक करना बहुत आसान होता है। और यही रीज़न है कि आपके ओशियन में सबसे ज़्यादा वोल्केनो आते हैं, या वोल्केनो अगर नहीं भी आ रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे पार्ट्स बन जाएंगे या आइलैंड बन जाएंगे जहाँ पर हमेशा वोल्केनो फटता रहता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अंडमान निकोबार के पास एक आइलैंड है बैरन आइलैंड, ये एक्टिव वोल्केनो है। अगर देखा जाए तो इंडिया का एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, बैरन आइलैंड के पास है, बैरन, ठीक है, उसी के नाम से आइलैंड भी है, उसी के नाम से उसको हम वोल्केनो भी पुकारते हैं। ऐसे फुजियामा, स्ट्रोम्बोली है ना, वेसुवियस, बहुत सारे एक्टिव हैं, नॉन एक्टिव। आप कई बार जान चुके हैं कि वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो भी होते हैं, नॉन एक्टिव भी होते हैं, डॉर्मेंट भी होते हैं, है ना, डेड होते हैं। तो आप जानते हैं इन सब चीज़ों को। तो इस प्रकार आप जान लीजिए कि जो कोर वाला पार्ट है ये दो प्रकार, ये प्रेशर डालता है मेंटल प्रेशर डालकर क्रस्ट पे वोल्केनो आते हैं। और यही रीजन है कि ओशनिक प्लेट जो होती है वो पतली होती है और कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होती है ये बहुत ही मोटी होती है, ठीक है। कॉन्टिनेंट की बात मैंने कर ली है, मैंने आपको यहाँ नोट कर दिया है कि 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, यहाँ पे रिवाइज हो गया, तो ओशियन 5 होते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ये बताइए कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, या क्या नाम है आपका जो ओशियन क्या कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये लार्ज लैंड मास को, लार्ज जो आपका स्थलखंड होता है, बड़ा सा स्थलखंड जो आपस में कनेक्ट रहते हैं, नहीं कनेक्ट हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, ठीक है। मैंने एक दूसरी बात मैंने अभी आपसे कहा ना कि आपस में जुड़े रहते हैं, तो देखिए जुड़ने की बात यह है क्योंकि यूरोप और एशिया आपस में जुड़ा हुआ है, बाकी सारे नहीं जुड़े हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये तो आपस कनेक्ट हुए नैरो जोन से है ना। लेकिन बाकी पार्ट ऑस्ट्रेलिया सबसे अलग है, डिफरेंट है, अफ्रीका भी अलग है ना, अंटार्कटिका अलग है ही। लेकिन एक समय ऐसा था कि सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, है ना। ये ऐसे फिट हैं, अगर इसको हम उठा के अगर हमें एक 3D आयाम बनाया जाए, एक 3D पिक्चर बनाई जाए, 3D पिक्चर की डायमेंशन के आधार पर हम उसको कनेक्ट करते हैं तो सारे कॉन्टिनेंट आपस में फिट बैठ जाएंगे और पुनः एक प्रकार से राउंड सर्कल में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, आपके नीचे लिथोस्फीयर प्लेट के नीचे जो होती है एक बहुत ही टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो हमेशा मूव करती रहती हैं, ठीक है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये लैंडस्लाइड, यानी बहुत सारी ऐसे डिजास्टर आते रहते हैं, नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं, नेचुरल गतिविधियाँ होती रहती हैं जिसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर उसको हम जान जाएँ, उसका हम अगर अध्ययन कर लें, स्टडी कर लें, तो हम उसको अच्छे से खुद को बचा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैंने कहा ओशियन का, तो ह्यूज वाटर बॉडी, ह्यूज वाटर बॉडी, देखिए ह्यूज मतलब ना बहुत विशाल भंडार जहाँ पर पानी होता हो, जैसे हिंदी में कहते हैं नहीं जल निधि, या जो है ना धारण करने वाला जलद। एक तरीका मैं बताऊँ आपकी हिंदी में बड़ा काम आएगा। अगर आपको वोल्केनो, देखिए 3 चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं हिंदी में। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज करिए कि पर्यायवाची आता है ना, सिनोनिम्स लिखने को आता है, तो दे दिया गया कि आपको जो है सिनोनिम्स लिखिए। अब आप समझ नहीं पाते हैं कि अगर हम बादल के सिनोनिम्स लिखने हैं और अगर समुद्र के सिनोनिम्स लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिस भी शब्द के अंत में, जैसे जलद, जलज और जलद, है ना, जल जल तीनों में है ना, लेकिन दा आ रहा है, दा मतलब देने वाला, जा मतलब उत्पन्न होने वाला, और भी मतलब धारण करने वाला। तो जो जल को धारण करे वो समुद्र, जल में पैदा हो, कोई भी पैदा हो जल में, चाहे पंकज हो, पंकज भी बोल सकते हैं ना, पंकज जलज, ना पंख मतलब कीचड़, जा मतलब पैदा होने वाला। अब समुद्र में जो भी पैदा हो, पानी में जो भी पैदा हो, जलज कहलाएगा। पानी में कोई भी एनिमल भी है या भी कोई प्लांट है, कोई फ्लावर है, कोई पैदा हो रहा है तो क्या कहलाएगा आपका जलज। और जो पानी दे रहा है, जैसे बादल पानी देता है जलज, तो ऐसे ही आप जानिए तो समुद्र जो है बहुत सारा पानी इकट्ठा करता है अपने पास, बहुत सारा पानी सबका, समुद्र का जो समुद्र होता है वो सारी नदियों का पानी एकत्र कर लेता है, बारिश का पानी एकत्र कर लेता है अपने पास, इसलिए इसको कहते हैं ह्यूज वाटर बॉडी है, बहुत विशाल होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है ओशियन, ठीक है। मैंने ओशियन की बात की,
तो बिगेस्ट कौन सा आता है? पैसिफिक हो गया, है ना। स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें, ये हो गया बिगेस्ट, है ना। स्मॉलेस्ट की बात करें तो आर्कटिक, है ना। ऐसे ही अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे बिगेस्ट कौन सा है? बिगेस्ट अगर सबसे बड़ा है आपका कौन सा बेटा? एशिया। और स्मॉलेस्ट आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। अगर अब हमने एशिया की बात कर ली तो एक सवाल ये भी उठता है कि लिथोस्फीयर ही मैं बता रहा हूँ आपको बेटा, अब लिथोस्फीयर में सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है, जो डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट आपका कौन सा होता है? मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच लगभग 11,33 मीटर, है ना। मारियाना ट्रेंच ये कैसे है? पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में। अगर हम लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं, अगर हम लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं, लिथोस्फीयर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है? 8,848 मीटर। ये कहाँ पर है? नेपाल। नेपाल किसको कहते हैं? सागर माथा। बात समझ आ रही है? तो कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए बेटा। लिथोस्फीयर में सबसे डीपेस्ट पॉइंट मारियाना ट्रेंच, है ना, जो पैसिफिक ओशियन में है ना, फिलीपींस के पास। लिथोस्फीयर में सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। नेपाल में सागर माथा कहा जाता है इसको, ठीक है। ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए, इसको नोट करें। अब हम देखते हैं बेटा लिथोस्फीयर में, मैंने अभी आप कॉन्टिनेंट के बारे में बात की, तो कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए बेटा कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। बिगेस्ट कौन सा है? एशिया। देखिए एशिया की मैंने बात की, अगर तो ये बिगेस्ट है ना। एरिया में भी बिगेस्ट, है ना। पॉपुलेशन में बिगेस्ट, है ना। बिगेस्ट लार्जेस्ट आप कुछ भी बोलिए, है ना। एशिया जो हो गया बिगेस्ट हो गया, है ना। हाईएस्ट पॉइंट अगर बात करें माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, है ना। नेपाल। अगर एशिया में बात करें तो सबसे बड़ा जो कंट्री है लार्जेस्ट कंट्री है वो बेटा कौन सी है? अगर बात करें तो रसिया। रसिया का हालात ये है बेटा कि ये एशिया और यूरोप दोनों में आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है पॉपुलेशन के आधार पर? मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज,
एक तो हो गया चाइना, सेकंड इंडिया। बात समझ में आ रही है? ये हो गए आपके, एक और जान लीजिए। ओके, कोई समस्या किसी को? इसी एशिया में जो है बेटा एक ओशियन है, कौन सा है? इंडियन ओशियन। बात समझ आ रही है? इंडियन ओशियन है बेटा। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, आप जानते रहिए। और एक बात बेटा, ये जो एशिया है ना, ये टोटल का कवर करता है कितना? टोटल लैंड मास का लगभग 1/3 है ना, 1/3 हिस्सा ये कवर करता है। ठीक है, 1/3 हिस्सा ये कवर करता है लैंड मास में, अकेले 1/3 हिस्सा। तो इसका जो पार्ट है ये, जैसे अगर हम बात करें, ये ऐसे अगर हम डिवाइड करें इसको, अर्थ को, इस वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो ये जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसके बाद में अगर देखा सेपरेट किया जाए, अगर हम यूरोप से ये सेपरेट हो जाता है यूराल पर्वत से, यूराल माउंटेन, है ना। लेकिन अगर बात किया जाए तो मैं बात ये कहूँगा कि अगर यूरोप और एशिया आपस में मिल जाएं, प्लस एशिया, तो क्या बनाते हैं? यूरेशिया, है ना, यूरेशिया बनाते हैं। इस प्रकार को जानते रहिए आप। यूरोप की बात अगर हम करें, अभी मैंने आपको बताया कि यूरोप और एशिया को मिलकर क्या बनाते हैं? यूरेशिया। एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल माउंटेन, है ना। ये क्या कर देता है? सेपरेट, एक बाउंड्री लाइन का काम करता है ये, एशिया और यूरोप को सेपरेट कर देता है। अगर मैंने एशिया की बात की, मैंने ये कहा कि एशिया जो है ये आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ तक फैला हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी नीचे तक फैला हुआ है ये। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो इसको कुछ पार्ट्स आपके इक्वेटर को भी क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने आपसे ये बताया कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर ये है तो ऑब्वियसली आपका यूरोप जो होगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। और चलिए बेटा, आज की वीडियो बस यहीं तक। हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में जो अदर आपके कॉन्टिनेंट्स बच रहे हैं, जैसे यूरोप, है ना, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ओशियन, जितने जो बाकी आपके सिलेबस बच रहे हैं, टॉपिक्स बच रहे हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा आप लोग नोट्स करते रहिए और स्टडी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।